हेलो दोस्तों। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स 4 और 5 फरवरी के। तो थोड़ा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में। लाइव क्लास लेने की जरूरत कोशिश की थी पर नहीं हो पाई अभी फिलहाल। कुछ टेक्निकल कुछ इश्यूज आए हैं पर कोई बात नहीं, तो भी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और हमारा iOS और प्ले स्टोर का एप्लीकेशन का लिंक, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक वो भी नीचे गिवन है। आप वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा कोई कोर्स हमने ज्वाइन करना हो या आपके कोई कोर्स के एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं आप। और आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए करते हैं वीडियो आज की स्टार्ट। और ये वीडियो आपके काम आने वाली है हर एग्जाम के लिए, चाहे बैंक पीओ क्लर्क हो, इंश्योरेंस हो, रेलवेज हो, एसएससी हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कोई अदर एग्जाम दोगे आप, चाहे लाइक जैसे कि कोई निफ्ट का एग्जाम दोगे आप जिसमें जीके आती है, जिसमें करंट अफेयर आते हैं, लाइक पेपर दोगे आप किसी एमबीए का, जैसे कैट के अलावा जो पेपर होते हैं एमबीए के उन सब में जीके आती है, तो सभी एग्जाम के लिए वीडियो आपके काम आने वाली है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट न्यूज़ देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं न्यूज़ देखिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। इंडिया और अरबी जो देश है सबकी एक मीटिंग हुई अभी न्यू दिल्ली में, तो इसे इंडिया ने होस्ट किया है। बड़ी हाई लेवल ये डिप्लोमेटिक मीटिंग थी। ठीक है। और 10 साल के बाद ऑलमोस्ट ये मीटिंग हुई है। और मीटिंग को चेयर किया था, को चेयर बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, एंड खलीफा शाहीन अल मरार, ये मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट ऑफ द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। यूएई का प्रेसिडेंट अभी कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान। कैपिटल है यूएई की अबू धाबी, करेंसी है दिरहम में। ठीक है। तो इस मीटिंग में जो लिखा ना, ये जो अरब के जो ये मिनिस्टर्स हैं, अब अरब लीग जो है ये वाली, अरब लीग में 22 मेंबर कंट्रीज है इसके। वो कौन कौन से हैं? अल्जेरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लिबिया, मॉरिशियाना, मोरक्को, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, तुनीसिया, यूएई एंड यमन। तो ये 22 देश हैं अरब लीग के अंदर। तो सभी की एक साथ मीटिंग हुई है अभी न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया है और इंडिया भी इसका पार्टिसिपेट था। ठीक है। तो इस मीटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये फर्स्ट मीटिंग हुई है इंडिया की 10 साल के बाद। लास्ट हुई थी बहरीन में 2016 में। ठीक है। जिसमें इस मीटिंग में हुआ क्या है कि इंडिया और एल ए एस, एल ए एस क्या है यहाँ पर? ये लीग ऑफ अरब स्टेट्स, मैं भूल गया था, सॉरी लीग ऑफ अरब स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है न्यू इंडिया डिक्लेरेशन ऑफ द सेकंड इंडिया अरब समिट के अंदर ही। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जो भी अरबी देश हैं और जो इंडिया है आपस में कोऑपरेशन करेंगे ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे ताकि देश, दुनिया और देश में शांति बनी रहे। इनका मकसद ये था। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट देखिए न्यूज़। नेक्स्ट देखिए एनएसओ। एनएसओ ने लास्ट जो न्यूज़ कल की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कवर किया था एनएसओ के बारे में। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है ये वाला, जो कि काम करता है अंडर एनएससी के। एनएससी क्या है? नेशनल सर्विस, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है। तो ये इसमें हुआ क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आते हैं, मतलब ये इसको कवर करते हैं। इन्होंने अनाउंस किया है एक सर्वे होगा माइग्रेशन का, सर्वे ऑफ ऑन माइग्रेशन होगा अक्रॉस इंडिया। उसमें ये पता करने के लिए कि जो भी लोग माइग्रेट करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ या एक जगह से दूसरी जगह जगह की तरफ इंडिया के अंदर ही, वो किस काम के लिए जा रहे हैं, उनमें से कितने मेल कितने फीमेल हैं, उनके जेंडर रेशो क्या है, और वो किस काम को करने के लिए जा रहे हैं, ताकि एक अच्छे से हम पॉलिसी बना सकें। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रही है, कहाँ पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं काम करने के लिए, उसके लिए एक नए लॉज बनाने हो, कोई देखना हो कि क्यों लोग वहाँ जा रहे हैं, अपनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं, वो सब रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये होगा सर्वे ऑन माइग्रेशन। और ये शुरू होगा जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक। तो इसमें पूरा यही चीज़ के बारे में देखा जाएगा, जिसमें पूरे इंडिया को कवर किया जाएगा।
ठीक है। और एनएसओ के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं दिल्ली में। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2019 में। और के जो डीजी हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स के, वो है नरेंद्र कुमार संतोषी। ये सब पूरा बार लिखा हुआ है इसके बारे में कि क्या क्या ये सर्वे में करेंगे ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए न्यूज़। इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, IHMCL, जो कि अंडर आती है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, नाही के अंडर आती है ये। इसे 3 साल का एक MOU साइन किया है विद नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज के साथ, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ, टू एनहेंस साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन इन नेशनल हाईवेज ऑपरेशंस। अभी जो MOU साइन किया है, ये किया किसने है? बाय COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ IHMCL। वो कौन है? AR चित्रांशी। और डॉक्टर SO जुनैर, जो कैंपस डायरेक्टर हैं NFSU के, जो कि आता है गांधीनगर गुजरात में। इन द प्रेजेंस ऑफ संतोष कुमार यादव, जो कि चेयरमैन है NHAI के। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक तो NHAI की फुल फॉर्म क्या है, वो है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? अभी करंट ये है संतोष कुमार यादव। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया ही हुआ है। ठीक है। और IHMCL के कौन है? CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है विशाल चौहान। ठीक है। तो उसमें ये क्या इनको हेल्प करेंगे? इसमें क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी में क्या आता है? CCTV फुटेज को बताना, CCTV एनालिसिस करना, मल्टीमीडिया को सपोर्ट करना, ऑडियो विजुअल वीडियो सॉरी यूजुअल उसका एनालिसिस करना, डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी वगैरह बनाना। ठीक है। ताकि इसमें जो टेक्नोलॉजी बेसिस पे जो भी काम होगा वो आसानी से हो सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स के ऊपर एनक्रिप्टेड डाटा स्टोरेज करना हो, एनहेंसिंग इमेज एक्यूरेंसी, सेटअप ऑफ द सिक्योरिटी ऑपरेशन, ये सब इनका एक अलग से फीचर करने के लिए होगा। बट इसमें मेन सब क्वेश्चन नहीं बनेगा करने के लिए कि जो MOU होता किससे साइन किया था, ये जो पार्ट है इस पे होगा सारा कुछ बेस। क्वेश्चन इनमें से बन के आएगा, जो बन के आएगा आपके सामने। नेक्स्ट देखिए इसके आगे। मेईटी। मेईटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है एग्जाम में, जो कि आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आती है। एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी, DG कनेक्ट। इसकी फुल फॉर्म आने का चांस कम है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर। जो कि किसकी है कंपनी या फुल फॉर्म, मतलब ये कहाँ पे काम करता है? ऑफ द यूरोपियन कमीशन। इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन द एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सील्स टू स्ट्रेंथन इंडिया यूरोपियन यूनियन डिजिटल कोऑपरेशन के अंदर, जनवरी 2026 में। अब उस एग्रीमेंट में क्या होगा कि जैसे ना, अगर हमने दो लोग एग्रीमेंट करते हैं आपस में, तो वो कैसे करते हैं एग्रीमेंट? पेपर पर साइन करके। ठीक है ना? पेपर पर साइन करके करेंगे तो वो चीज़ पक्की हो जाती है। अब वही चीज़ उन्होंने की है डिजिटली। कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक साइन करेंगे आपस में, ताकि कह लो कि टाइम बचेगा उससे। ठीक है। और एक ट्रस्ट बनता है उसके ऊपर साथ में। तो इसके लिए आपस में एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये किसने साइन किया एग्रीमेंट? ये वाला बाय S कृष्णन, जो कि सेक्रेटरी हैं MIT के, एंड रॉबर्टो वियोला, जो कि DG हैं यूरोपियन कमीशन के, DG कनेक्ट के। इसमें भी लिखा हुआ है कि ये एक स्ट्रक्चर होगा फॉर द इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, इलेक्ट्रॉनिक सील्स, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स के साथ। जो कि हमारा, और ये जो क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके करने के लिए कि जो ये डील हुई है, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, ये इंडिया के कौन से एक्ट के हिसाब से हुआ है? ये हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000 के हिसाब से। और जो कि इनके जो लॉज होंगे अपने यूरोपियन यूनियन के, उसके साथ भी इसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होगा? इंडिया एंड EU विल लिंक ट्रस्टेड लिस्ट टू एनेबल क्रॉस बॉर्डर डिजिटल साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर यहाँ से कोई चीज़ EU जा रही है और वहाँ से कोई चीज़ यहाँ पर आ रही है, तो वहाँ पर मैनुअल साइन की जगह अगर E साइन भी है तभी वो चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़। मोपा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसने एक नया वर्जन निकाला है ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम का, NYPS। देखिए ये वेब पोर्टल है, ऑल्सो नोन एज NYPS 2.0, to significantly expand the reach and inclusivity of the youth parliament program in India,
मतलब यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए ये काम किया गया है, ताकि यूथ को है ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट करें, वो आगे आगे अपना देश की तरक्की में योगदान दें। इसमें क्या काम ज़्यादा करने के लिए होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाना, ठीक है। और उसके अलावा NYPS रिकॉर्डेड रॉबस्ट पार्टिसिपेशन, ये नंबर गिवन है कितने लोगों ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। इनका एम क्या है, टू इंश्योर वाइटर इन्वॉल्वमेंट इन रिमोट एंड रूरल एरिया बाय रिमूविंग बैरियर्स दैट एग्जिस्ट इन द प्रीवियस वर्जन। मतलब कि जो पहले इस ऐप में या इस पोर्टल में जो खामियां थी उनको रिमूव करके हर हर कोई छोटे से छोटा चाहे गांव भी क्यों ना हो, उसको भी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो जो ये अपग्रेडेड पोर्टल है, ये अलाउ करेगा इंस्टीट्यूशन के पार्टिसिपेशन को, स्कूल्स को इसमें पार्टिसिपेट करना हो, कॉलेजेस को इसमें पार्टिसिपेट करना हो, यूनिवर्सिटीज को इसमें कुछ अपने बारे में बताना हो। तो भी जो भी यंग जो ऑडियंस है, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सब कुछ किया गया है। इवन की ग्रुप पार्टिसिपेशन भी करनी हो तो वो भी इसमें हो सकती है इस पोर्टल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 830 मिलियन US डॉलर का लोन फॉर इंडियाज प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ITIs को बनाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको फिर से एक नई स्किल डालने के लिए। मतलब इसका इनका मकसद क्या होगा कि इंडिया की यूथ को, इंडिया के जो एम्प्लॉयज है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको एक नई स्किल्स सिखाना, उनको स्किल्ड वर्क में कन्वर्ट करना, उसके लिए इतना बड़ा लोन अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। द प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ द WBG's वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ फॉर इंडिया। ये सब इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये जो लोन की जो मेच्योरिटी है 19.5 ईयर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोन कितनी देर के लिए दिया जाएगा। 19.5 साल के लिए इंक्लूडिंग, जिसमें 4 साल का ग्रेस पीरियड भी है। मतलब लोन 15.5 साल का होगा, उसके बाद 4 साल का पीरियड और दिया गया है लोन वापस पे करने के लिए, ठीक है। और PM सेतु की फुल फॉर्म क्या है, सेतु की फुल फॉर्म में लिखी हुई है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, टू अपग्रेड ITI एंड नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टू ब्रिज स्किल गैप्स एंड इम्प्रूव जॉब प्लेसमेंट आउटकम्स। बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कंपनीज के पास, कि जहाँ काम है वहाँ स्किल्ड लोग नहीं है, जो स्किल्ड है उनके पास काम नहीं है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये जॉइंट प्रोग्राम होगा बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में, ठीक है। जिसमें कि 680 मिलियन डॉलर प्राइवेट कैपिटल के हिसाब से, मतलब ये तो उसका फर्दर आगे ज़्यादा डिटेल गिवन है। इसमें कुछ नहीं बनता करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने का लोन दिया है और किसके लिए दिया है, मेच्योरिटी पीरियड क्या होगा और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये अब बताइए कमेंट बॉक्स में ये कौन है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया इसके बारे में, इनका नाम लिया था मैंने, ठीक है। इनके नाम की इनिशियल्स है AB। अब आगे बताओ इसके कमेंट में इसका नाम, फुल नेम क्या है। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है उनको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, PNB ने लॉन्च किया है लग्जूरिया मेटल क्रेडिट कार्ड ऑन वीजा इन्फिनिट प्लेटफॉर्म। तो PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने एक नया नया निकाला है क्रेडिट कार्ड, उसका नाम रखा गया है लग्जूरिया मेटल क्रेडिट कार्ड, कुछ ऐसा दिखेगा ये मेटल कार्ड, ठीक है। अब इसका ये किसको मिल जाएगा, और फॉर इट्स प्रीमियम क्रेडिट ऑफरिंग फॉर हाई नेटवर्थ एंड लाइफस्टाइल ड्रिवन कस्टमर्स। जो बहुत ही नाम से क्लियर है कि लग्जूरिया मतलब क्या होगा, कि जो बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है, जो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, उनके लिए कार्ड ये निकाला गया है, ताकि अगर वो उनको क्रेडिट पे कुछ लेना हो तो आराम से भी ले सके, बिकॉज उनकी ऑलरेडी बहुत हाई नेटवर्थ होती है, तो उनको ये कार्ड इशू करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसकी जो जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 4,999 विद GST, विद एनुअल फीस प्लस ऑफ 1,999 प्लस GST। मतलब ये तो स्टार्टिंग चार्जेस हो गए एक बार कार्ड बाय करने के, उसके बाद हर साल आपको इतना पे करना पड़ेगा अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो। और ये आम बंदे को कार्ड नहीं मिलने वाला, बैंक प्रॉपर चेक करेगा भी आपकी कितनी नेटवर्थ है, आप कैसे रहते हो, कौन सी गाड़ी आपके पास है, आप कहाँ खर्चा करते हो, आपके लास्ट अपने अगर क्रेडिट कार्ड लिया आपने उससे क्या पेमेंट्स की हैं, ये भी सभी उससे चेक होता है, ठीक है। और PNB की जब बात आई है, तो PNB के MD और CEO कौन है, उनका नाम क्या है, अशोक चंद्रा, अशोक चंद्रा,
हेडक्वार्टर कहाँ पे पीएनबी के, वो है न्यू दिल्ली में। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो जब भी बैंक की बात आएगी, उसके हेडक्वार्टर, उसकी टैगलाइन, उसका एमडी सीईओ। अब किसी बैंक के एमडी सीईओ में किसी के चेयरमैन भी होते हैं, तो जो भी टॉप पर पोजीशन पे होगा, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। और इस जो कार्ड इशू होगा, ये चाहे आप होटल में यूज करो, चाहे डाइनिंग में यूज करो, चाहे ट्रैवल डिस्काउंट पे लगाओ, चाहे आप लग्जरी कुछ सामने सामान लेना वो बाय कर लो, सब ये कार्ड चलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला आरआरबी को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड विद पीएनबी। फिर भी एनबी बीच में आ गया। ठीक है। तो ये अभी कौन सा बैंक है? ये वाला त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इसने टाई अप किया है, मतलब इसने मिलके पीएनबी के साथ मिलके निकाला है भारत का पहला आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है। अब ये जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है अगरतला, त्रिपुरा में। ठीक है। और जो ये आरआरबी के बारे में बात आई है, अभी टोटल आरआरबी कितनी है, मतलब रीजनल रूरल बैंक होते क्या हैं? ये बने थे ऑन 2 अक्टूबर 1975 को। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी गांव में जो भी रूरल एरिया है उनको इम्प्रूव करना। उनका मकसद ये था कि रीजन रूरल, जो भी गांव के रूरल एरियाज हैं उनको, गांव के मतलब गांव होता है रूरल एरिया ही है, तो जो भी रूरल एरिया है उसको इम्प्रूव करना, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना। ठीक है। तो ये 2 अक्टूबर 1975 को ओपन हुआ था इन मुरादाबाद, यूपी में। यूपी में। इसका नाम जो अब ये जो पहला बैंक ओपन हुआ था उसका नाम था प्रथम, प्रथम ग्रामीण बैंक। प्रथम ग्रामीण बैंक। और पहले को हिंदी में, मतलब फर्स्ट को हिंदी में प्रथम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में, तो प्रथम से ही बन गया प्रथम ग्रामीण बैंक। ठीक है। और इसको स्पॉन्सर किया था सिंडिकेट बैंक ने। ये पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा आया करने के लिए, आरआरबी का नाम, इसके डेट पूछी गई है एग्जाम में। पहला का ओपन हुआ था ये पूछा गया एग्जाम में। पहला कौन सा बैंक था उसका नाम क्या है ये पूछा गया एग्जाम में। इसे किसने किया था स्पॉन्सर? स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप चेक चेक कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप सर्च करोगे कभी, तो उसमें ये क्वेश्चन निकल आएंगे जीके के सेक्शन में। ठीक है। इसके अलावा बात आई त्रिपुरा की, तो कौन है सीएम त्रिपुरा के? उनका नाम क्या है? मानिक साहा। मानिक साहा। और इनके जो गवर्नर हैं त्रिपुरा के, वो कौन है? नालू इंद्रसेन रेड्डी। नालू इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है। और टोटल कितनी अभी आरआरबी इंडिया में काम कर रही है? वो है 28। एट प्रेजेंट 28 आरआरबी इंडिया में काम कर रही हैं। और किन दो स्टेट्स में आरआरबी नहीं है? वो है गोवा और सिक्किम। इन दो जगह पे आरआरबी कोई ब्रांच नहीं है। इन दो जगह पे कोई आरआरबी की ब्रांच नहीं है। तो ये सब कुछ एग्जाम में करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें जो न्यूज के ऊपर बातें अगर, तो ये रुपए वाला कार्ड इशू किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने पीएनबी के साथ मिलके। ठीक है। और अगरतला ये त्रिपुरा में इसको किया गया है। इसमें क्या होगा? इट प्रोवाइड्स रूरल एंड सेमी अर्बन कस्टमर्स विद सिक्योर मॉडर्न क्रेडिट फैसिलिटीज थ्रू द रुपे इकोसिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव किया है मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस टू यंत्र इंडिया। यंत्र इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है। तो इसको अप्रूव किया गया, इसको मिला है मिनी मिनी रत्न स्टेटस। ये भी मैंने कल बताया था न्यूज में, मतलब कल जो क्लास लगी थी, जो लास्ट क्लास लगी थी करंट अफेयर की, उसमें बताया था मैंने। मैं फिर से बता देता हूँ। एक होते हैं महारत्न, एक होते हैं नवरत्न, एक होते हैं मिनी रत्न। इसमें दो कैटेगरी बनती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। अब महारत्न का मतलब क्या हो गया? कि वो सरकारी कंपनी जिस जो कि
5,000 करोड़ तक बिना सरकार की अप्रूवल के बिना ही कहीं जगह किसी जगह कुछ भी इन्वेस्ट कर सकती है। 5,000 करोड़ तक। नवरत्न में क्या होगा, कोई कंपनी, सरकारी कंपनी 1,000 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है बिना सरकार की परमिशन के, उसके ऊपर गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। मिनी रत्न कैटेगरी 1 में क्या होगा कि अप टू 500 करोड़ तक करना हो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के बिना परमिशन के कर सकते हैं। यहाँ होगा 300 करोड़ तक। वही इसमें लिखा हुआ है कि विद मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस YIL, वही यंत्र इंडिया लिमिटेड कैन अप्रूव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अप टू 500 करोड़ ऑन प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट विदाउट प्राइवेट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ये स्टेटस दिया जाता है उन कंपनीज को, उन गवर्नमेंट कंपनीज को जो कि अपना बेटर परफॉर्म करती हैं। और इस इनकी स्टेटस मिलने का मतलब क्या होगा कि अगर इन कंपनीज में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा ग्रो करेगा, बिकॉज उनको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड एक सर्टिफिकेट मिल गया। जैसे नहीं होता, हम बोलते हैं जैसे होता है IMDb रेटिंग पिक्चरों की होती है। अब जिस पिक्चर की IMDb रेटिंग ज्यादा होती है, हम ये कहते हैं कि चलो उस पिक्चर के मतलब अच्छे रिव्यूज हैं, अच्छे उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो सेम वो ये कंपनीज के लिए कहा गया। वैसे डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ठीक है जी। ये सब इसके आगे आगे डिटेल के बना कि यंत्र इंडिया लिमिटेड के बारे में, ये कब शुरू हुई थी, ये किस अंडर आते हैं, ये कैसे काम करते हैं, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अरुणाचल प्रदेश के ये माउंटेनियर हैं कबक यानो। कबक यानो ने चढ़ाई की है माउंट एकॉन का हुआ, सॉरी माउंट एकॉन का गुआ, हाँ वही नाम है। ये माउंट अर्जेंटीना में है। इस पहाड़ पे इन्होंने चढ़ाई की है। तो अब, और ये जो माउंट है एकॉन का गुआ, ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसकी हाइट है 22,831 फीट या 6,959 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है। और ये एक्चुअली एक निकले हुए मिशन पे ये 7 जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं उनको ये चढ़ना चाहते हैं। उनमें से 3 ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी जा चुके हैं, किलिमंजारो भी जा चुके हैं और एल्ब्रस भी जा चुके हैं। अब इसके अलावा ये इनकी बाकी पड़ी हैं होने वाली, जहाँ भी जाना चाहते हैं, उनमें से एक ये भी इन्होंने कवर कर ली है। अब जब बात है अर्जेंटीना की, तो कैपिटल क्या है अर्जेंटीना की, वो है ब्यूनोस एरिस। BEUNOS, ब्यूनोस एयर्स। उसकी करेंसी क्या है अर्जेंटीना की, पीसो। पीसो या पैसो। ठीक है। और ये जो माउंट एकनगुआ है, ये इसकी लोकेशन क्या है, ये आता है अंडर एंडीज माउंटेन रेंज के। ये पूछा था एग्जाम में कि ये जो माउंटेन रेंज, क्योंकि माउंटेन के बाद सब लोग पता लग ही गया है नाम क्या है, कहाँ पर है पता लग गया, लेकिन किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, ये है एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंजेस जो कि अंडर आती हैं मेंडोजा प्रोविंस के, मेंडोजा प्रोविंस जो कि है अर्जेंटीना में। ठीक है। और जब बात आई माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट के जो अदर नेम है, अब ये माउंट एवरेस्ट जो है इंडिया में मतलब वर्ल्ड पर तो फेमस है ही है, लेकिन ये है कहाँ पर, मेजरली नेपाल में। तो उसका नेपाली नाम क्या है, ये पूछा था एग्जाम में आया हुआ। इसका नेपाली नाम क्या है, सागर मथा। सागर मथा मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, फोर हेड इन द स्काई। फोर हेड इन द स्काई। और ये तिब्बत में भी आता है। तो तिब्बत में इसका नाम क्या है, इसका तिब्बती नेम क्या है, चोमू लंगमा। चोमो, चोमो लंगमा, CHOMOLUNGMA, लंगमा। इसका मीनिंग क्या है, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जो पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, आप बताओ कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत आया एग्जाम में। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, ये बताइए। जिनको पता है कमेंट कीजिए बताइए करके, क्या इसकी हाइट है। ठीक है। नाम इम्पोर्टेंट है, कबक यानो। कबक यानो। ठीक है। और ये कहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश से। और अगर बात है यार अरुणाचल प्रदेश की, इनके CM कौन है,
अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? पेमा खांडू। पेमा खांडू। और इनके कौन है गवर्नर? वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य कैवल्य त्रिविक्रम त्रिविक्रम परनायक। PARNAIK। तो छोटा सा नाम है, बड़ा इजी नाम है बोलने के लिए, तो अच्छे से बोलना इसको। ठीक है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। ये ऊपर सीएम, नीचे गवर्नर। ठीक है, आई तो इस पे काफी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है जी, इंडियन ओरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट वीरभद्रन रामनाथन, इन्हें अवार्ड मिला है ऑफ द क्राफोर्ड प्राइज इन जियो साइंसेस। क्वेश्चन यही बनने के लिए आएगा आपके सामने एग्जाम में, जब क्वेश्चन कराया तो क्वेश्चन ये करने के लिए आएगा, किसे दिया गया अवार्ड ऑफ द क्राफूड प्राइज इन जियो साइंसेस, ये किसे मिला है? वीरभद्रन रामनाथन को। ये कौन है? ये इंडियन ओरिजिन के क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं। और इनको दिया अवार्ड किसने है? बाय द रॉयल रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। फॉर, किसके लिए दिया गया इनको? फॉर द नोबल ऑफ जियो साइंसेस के लिए, जो उनका काम था। ठीक है, और ये अवार्ड कहाँ मिलेगा? ये जगह का नाम लिखा हुआ है, स्टॉकहोल्म स्वीडन में। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, इनके बारे में क्या कुछ है, इन्होंने इन्होंने मतलब जैसे बताया गया कि प्रोफाइल इनकी क्या है। ये बड़े ही प्रोफेसर रहे हैं तगड़े एट द स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, जो कि है सैन डिएगो कैलिफोर्निया में आती है, यूएसए में। एंड सर्व्स एज एडजंक्ट प्रोफेसर इन ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। ही डिस्कवर्ड दैट chlorofluorocarbons trap heat up to 10,000 times more efficiently than CO2, जो कि क्लाइमेट की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा एक डिस्कवरी थी। तो इनकी ये इसकी जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना पॉसिबल है। ठीक है, CFC की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ सकते हैं आपसे। वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाके आया एग्जाम में करने के लिए ना। जब ना ये लगा लो कि जब एग्जाम में ना जो इंपॉर्टेंट डेज एग्जाम के पास हो रहे होंगे, उनके बेसिस पे क्वेश्चन आता देखा जाता है एग्जाम में आया हुआ। जैसे मान लो कि अगर अगले महीने मार्च में कोई पेपर है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो आप, तो उसमें हाई चांस है कि फरवरी वाले जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ऐसा नहीं कि सारे साल में से पूछना पॉसिबल नहीं है, उसमें भी सारा पॉसिबल है, पर हाई चांस होता है कि जो पास पास में दिन निकले होंगे उसमें से पूछेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को। और ये इसमें इंटरव्यू की भी बात आ जाती है कि जब आपका इंटरव्यू होगा, किसी आप देते हो इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में कभी कभी भी पूछते होते हैं कि आप जिस दिन पैदा हुए हो, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन क्या स्पेशल और हुआ था। तो मुझे, मैंने पापा ने याद किया हुआ है कि मेरा बर्थडे आता है 4 फरवरी को। तो मैं जब मैंने इंटरव्यू वगैरह जब दिए हैं, तो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि स्पेशल आपके बर्थडे पे क्या होता है। तो दो चीज़ें मेरे बर्थडे पे हुई हैं। एक तो मेरा बर्थडे होता है 4 फरवरी को, तो वर्ल्ड कैंसर डे होता है उस दिन। और 4 फरवरी 2004 को लॉन्च हुई थी फेसबुक, जो कि इसका नाम आज क्या है, मेटा। तो मैं ये बोला था इंटरव्यू में अपने बारे में, तो उनको बड़ा सही लगा कि बंदे को नॉलेज है। तो जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ आपका है, उस दिन चेक करो कि उस दिन स्पेशल क्या है। और बात ऐसी बोलनी है कि जो सबसे लिंक भी कर जाए। ऐसा ना हो कि एक बात ऐसी बात कोई बोल दो जिसमें से बंदा आगे के आगे क्वेश्चन निकालना शुरू कर दे। वर्ल्ड कैंसर डे बोला, सबको क्लियर हो गया कि है क्या। ठीक है, तो ऐसी कोई न्यूज़ ढूंढना अपने बारे में, गूगल पे सर्च करोगे कि स्पेशल कुछ है थिंग्स हैपन ऑन ऑन दिस डेट, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी काफ़ी चीज़ों उसमें निकल आएंगी। ठीक है, उसमें से एक दो याद कर लो, वही बहुत है बोलने के लिए। तो अब वर्ल्ड कैंसर डे जब कोई स्पेशल डे आएगा, उसकी थीम बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या थी उस डे की। ये थी इस पर इसकी थीम थी यूनाइटेड यूनाइटेड बाई यूनिक, सॉरी, यूनाइटेड बाई यूनिक, ये इसकी थीम थी। तो हर साल कोई ना कोई जो डिफरेंट डे आए, जो डेज आते हैं उनकी कोई ना कोई थीम होती है, तो वो थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पहली बार कब मनाया गया था? ऑन 4 फरवरी सन 2000 को। ठीक है, इससे दो सिंबल आते हैं, रिबन सिंबल, जो कि होता है लेवेंडर रिबन होता है इसमें,
एक होता है अवेयरनेस बताने के लिए कलर, ब्लू और ऑरेंज। तो रिबन सिंबल का कलर लेवेंडर है, अवेयरनेस का सिंबल ब्लू और ऑरेंज है। ये लोग पहनते हैं अपना एक सपोर्ट देने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ये भी डे होता है, ये भी 4 फरवरी को ही होता है। ठीक है, तो इस डे की खास बात क्या होती है, ये मनाया जाता है पूरे दुनिया में टू प्रमोट पीस, टॉलरेंस, इंक्लूजन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सॉलिडारिटी। कि इंसानियत जो है, इंसानियत जो बेस है उसका इंसानियत का क्या है, शांति, दूसरे को जीने दो, खुद भी जियो। ठीक है, आपस में समझदारी से जियो, कोई लड़ाई झगड़ा ना करो। उसी को बनाने के लिए इसको ये दिन मनाया जाता है पूरा एवरी एवरी ईयर। ठीक है, और ये जो 4 फरवरी है, ये सेम डे होता है और क्या है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक। ये भी एवरी वीक, ये ये पूरा हफ्ता मनाया जाता है फरवरी के महीने में। और ये 2010 से मनाया जा रहा है, ये जो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी इस बार की, डायलॉग ओवर ओवर डिवीजन। ओके, और ये जो इंटरनेशनल डे है ह्यूमन फर्टर्निटी का, ये शुरू किया गया था 2020 में, और इसको 2019 में इसकी साइनिंग हुई थी, डॉक्यूमेंट हुआ था ह्यूमन फर्टर्निटी के बारे में। तो इस पे साइन किए गए थे बाय पोप फ्रांसिस एंड ग्रैंड इमाम अहमद एल तैयब इन अबू धाबी में। तो ये अभी लेटेस्ट ही शुरू हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है, कुछ ज़्यादा भाई पुराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज है, पोप फ्रांसिस और ये ग्रैंड इमाम, तो इनका नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी आना का चांस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यूज़, स्लाइस। स्लाइस, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, ये बैंकिंग ऐप है। ये पीने वाला स्लाइस नहीं है, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रही है वाली। ठीक है, तो ये बैंकिंग ऐप है। ये इसमें क्या किया, इसमें किया है, इंट्रोड्यूस द इंडियाज फर्स्ट सेविंग अकाउंट लिंक टू 100% ऑफ आरबीआई रेपो रेट। इसका मतलब क्या निकला, कि अगर आप स्लाइस ऐप के थ्रू अगर आप पैसा लगाते हो इसमें सेविंग अकाउंट में, तो इसमें आपको आरबीआई रेट के रेपो रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, विच विच मीन्स ट्रू कॉस्ट ऑफ मनी इन इकोनॉमी। और इसमें आपको डेली इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे बाकी अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, मगर जो आपका सेविंग अकाउंट पड़ा हुआ है बैंक में, जो आपकी जैसा खाता किसी भी बैंक में होगा, तो वहां आपको इंटरेस्ट मिलता है 3 महीने बाद। ठीक है, डेली वो भी काउंट होता है, पर मिलता 3 महीने बाद है। ये कह रहे हैं कि डेली मिलेगा। ठीक है, तो आप रियल टाइम में ग्रो करोगे, सेविंग टू ग्रो इन रियल टाइम रादर देन थ्रू स्टैटिक बिलो मार्केट रेट। ठीक है, और एसलाइस ने लॉन्च द यूपीआई फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम। ये से लॉन्च किया है विद मर्जर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो इसमें यह नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक साथ में स्लाइस के आया है, वो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा इसमें और इसने क्या किया है स्लाइस ने, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इंडियाज फर्स्ट फिजिकल यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच एंड एटीएम इन बेंगलुरु। तो यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच, मतलब बैंक में यूपीआई की फैसिलिटी भी होगी, और वहाँ पे वो यूपीआई अनेबल्ड एटीएम भी होगा, और ये कहाँ ओपन हुआ है, बेंगलुरु में। ठीक है, और जब बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है जी, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, उनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, और इनकी ये 26th गवर्नर है। इनसे पहले 25 गवर्नर हो चुके हैं। ठीक है, तो उनका करंट जो गवर्नर है उनका नाम और उनके कौन सा टर्म चल रही है, तो ये दोनों होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बताने वाले। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के हिसाब से कह लो, स्टैटिक जीके के हिसाब से कह लो, दोनों चीज़ों से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडियन आर्मी ने डील साइन की है विद अमेरिकन डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका नाम है शील्ड एआई के साथ, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द वी बैट अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ये जो बना हुआ है ना आपके सामने, ये जो दिख रहा है, यही है वी बैट। और इसका ये लेने का मकसद क्या है, इसमें क्या होगा कि जैसे बाकी प्लेन्स होते हैं, बाकी प्लेन में क्या होगा, अगर आपको कोई डिफेंस प्लेन अगर होगा तो उसको उड़ने के लिए चाहिए रनवे। मतलब अगर ये रनवे मान लो, ये रनवे है, प्लेन इसमें पहले से भागेगा, चलेगा, अपनी स्पीड बनाएगा, उसके बाद वो टेक ऑफ करेगा। ये क्या होगा, जहाँ खड़ा है वहीं से सीधा ऊपर, जहाँ इसको उड़ने इसके रनवे नहीं चाहिए उड़ने के लिए, ये सीधा ऊपर ही उड़ेगा। वही लिखा उसमें, विच कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली।
सीधे ऊपर गया, सीधे ऊपर से नीचे आया, विदाउट एनी रनवे और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। पावर्ड बाय हैवी फ्यूल इंजन, एयरक्राफ्ट कैन रिमेन एयरबॉर्न फॉर मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे से ज्यादा ये हवा में रह सकता है। और ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर सकता है जहाँ पे कम्युनिकेशन या जीपीएस वगैरह सिग्नल जो डिस्टर्ब होते रहते हैं बार बार, खराब होते रहते हैं बार बार, या कोई टूटते रहते हैं बार बार। तो इसके लिए डील की इंडियन आर्मी ने अमेरिकन कंपनी के साथ, इसका नाम है शील्ड एआई। तो शील्ड एआई सॉरी ए1 है, ये ए1 है, एआई नहीं, ए1 है ये। ठीक है। तो ये इसका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और बात आई है इंडियन आर्मी की, तो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। स्पेलिंग में भी शायद मुझसे मिस्टेक ना हो जाए, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है जी। चलो इसके आगे टेक्स्ट है पैमान हाँ पैमाना 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 पोर्टल। पैमाना पोर्टल क्या है? ये रहा पैमाना पोर्टल। प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। तो इसमें क्या काम होगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स 150 करोड़ से ऊपर के होंगे, ठीक है, उनको ये पैमाना पोर्टल गवर्न करेगा। उनको कह लो कि उनकी कह दो तो हम क्या उसका कहेंगे हम, उनकी देखभाल करेगा, उनको मॉनिटर करेगा कि जो भी पैसा लग रहा है वो अच्छे से हो रहा है। और ये किसको करेगा रिप्लेस आके? ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को, जो कि था ओसीएमएस 2006 वाला, उसे ये करेगा रिप्लेस। तो ये एक वेब बेस्ड ये पोर्टल है पैमाना। ठीक है। तो उसमें ये क्या काम करेगा? तो उसमें ये जब मतलब उसको प्रोजेक्ट को ये संभालेगा, देखेगा, उसको उसकी मॉनिटरिंग करेगा। तो इसमें जो मैनुअल डाटा हम एंट्री करते थे, अगर जो इसमें होता था काम ओसीएमएस में, अगर आपको कुछ डाटा अगर आपको हैंडल करना है, तो जो भी इसका स्टैटिक्स डाटा निकलेगा, आपको मैनुअली पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो वहां पर भी ये मैनुअली वाला काम बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। तो 60% ऑफ द वर्क जो होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऑनलाइन, कह लो, जिसमें कि मैनुअली काम बहुत कम हो जाएगा करने के लिए। तो पैमाना की फिर इस पे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ये पूछेंगे आपसे, पैमाना की फुल फॉर्म क्या है, इसने कि किसको रिप्लेस किया है, और कितने वैल्यू से ऊपर का ये प्रोजेक्ट हैंडल करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, ये है जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वाली। ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है टू शेयर रिसोर्सेज सच एज रिग्स एंड सप्लाई वेसल्स यूज्ड इन फाइंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड गैस। तो ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, उनको माइनिंग करने के लिए, उनको निकालने के लिए जो भी चाहिए इक्विपमेंट वगैरह, जो भी चाहिए सब, जो भी सप्लाई वेसल चाहिए, दोनों मिलके देंगे। ठीक है। द टू फर्म साइन द एग्रीमेंट टू एनेबल रिसोर्स शेयरिंग फॉर डीप वाटर ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। क्योंकि माइनिंग जो भी ऑयल एंड गैस होती है ये गहरे समुद्र के अंदर मिलती जाके, तो उसके लिए पैसा बहुत चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, तो दोनों कंपनीज एक साथ मिलकर ये काम करेंगी। ठीक है। और ये कहाँ काम कर रही हैं? पर्टिकुलरली क्रॉस द कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड अंडमान ऑफशोर के पास। और जब बात आई रिलायंस की, तो रिलायंस के हेड कौन है, सीएमडी कौन है? सीएमडी मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन है? मुकेश अंबानी, सबको पता ही है। लेकिन ओएनजीसी के कौन है ये चेयरमैन एंड सीईओ? रिलायंस के तो सीएमडी हैं, इसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं, उनका नाम है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में गूगल एआई फॉर लर्निंग फोरम की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, जिसको देखा था जयंत चौधरी जी ने, ये हमारे मिनिस्टर, एक मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो इन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी, और इन्होंने बताया, कहा था कि गवर्नमेंट का जो विजन है फॉर इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू स्कूल्स इंडियाज एजुकेशन एंड स्किलिंग इकोसिस्टम में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को बच्चों की पढ़ाई में और स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करनी चाहिए। मतलब इसको ऐसे लेके आना चाहिए यूज में कि बच्चों की पढ़ाई का भी फायदा हो और स्किलिंग भी उनकी हो। ठीक है। तो ये जो काम होगा, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये करेंगे कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसडीई,
गूगल क्लाउड, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCSU जो कि मेरठ में है, टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट AI अनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी ये काम अपने अपने जो ये कोर्सेज करवाएंगे, जो प्रोजेक्ट चलाएंगे, तो उसमें AI के साथ ही मिलके कुछ काम करेंगे। ठीक है, ये अगर एक नया कोर्स लेके आएंगे या कुछ नया काम करेंगे जो कि एक अलग सा होगा बाकियों से। CCU will serve as a national living laboratory to deploy and test AI tools in both academic and administrative settings। तो इसमें ये यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बड़ी न्यूज अभी, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या होगा, इट इज़ अ वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर, जिसमें आप जब आपका मिनिमम बैलेंस बन जाएगा, मिनिमम आपका कॉर्पस मान लो कि अगर उसमें था, हाँ ये था कि अगर आप 50,000 का अपना कॉर्पस मतलब कि 50,000 रुपये अगर आप इकट्ठा कर लेते हो, तो आप अपनी मर्जी से आपको मेडिकल इमरजेंसी पैसा निकाल सकते हो। मतलब एक वो जैसे होता है ना कि अगर आपने कोई पेंशन लगाओगे, अगर आप पैसे किसी स्कीम में पैसा डालते हो, तो उसका एक लॉक इन पीरियड होता है कि अगर आप जब तक आपने इतने देर 2 साल 3 साल के लिए आपने पैसा रखा, उससे पहले निकालोगे तो पैसा ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आपने 50,000 तक का पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, उसके ऊपर फिर आप चाहे जितनी मर्जी बार पैसा निकाल लो, चाहे उसको डाल लो, उस पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा आपको। ठीक है, और एनी पॉइंट जो भी स्कीम को लेंगे, 25% ऑफ देयर ओन अपना जो पैसा विड्रॉ विड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, और ये जो स्कीम है, सब्सक्राइबर्स एज अबव 40 years excluding government sector subscribers can transfer up to 30% of their self or employee contribution for their common scheme। ठीक है, तो अपनी कमाई का 30% हिस्सा वो इस स्कीम में दे सकते हैं। तो इसके बारे में वो डिटेल लिखी हुई है। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि PFRDA की फुल फॉर्म क्या है, वो ये लिखी हुई है। ये कौन सी नई स्कीम लेके आए हैं, स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है। उसमें कितनी एज के लोग के लिए बात चल रही है, अबाउ 40 के लिए। कितना मिनिमम कॉर्पस चाहिए, 50,000। और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं विदाउट एनी पॉइंट, विदाउट एनी सॉरी लिमिट, 25%, एंड नो वेटिंग पीरियड। ठीक है, इसके चलते आगे, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो कि एक महारत्न कंपनी है, महारत्न फिर वर्ड आ गया जो मैंने पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसने कंपनी ने MOU साइन किया है विद राइट्स, राइट्स क्या है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के साथ। तो सेल ने MOU साइन किया है विद राइट्स के साथ, दोनों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो वो सेल है वो महारत्न कंपनी है, राइट्स एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, CPS यही है, सेंट्रल पब्लिक सेंटर, CPS की फुल फॉर्म गिवन है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, टू स्ट्रेंथन लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एट प्लांट्स एंड माइंस ऑफ सेल। ठीक है, तो वही इसमें ये काम होगा कि इनके आपस में अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है, आपस में कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए अच्छे से बेटर काम हो सके, उसके लिए उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया है, ताकि रिड्यूस, ताकि इनका जो कार्बन फुटप्रिंट है, मतलब कार्बन जो ये निकालते हैं, कार्बन जो एमिशन है वो कम हो सके। ओके, अब सेल के कौन है हेड, ये मैंने कल वाली वीडियो में बताया था और परसों वाली वीडियो में बताया था। उनके हेड कौन है ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, उनका नाम क्या है। ठीक है, इनके नाम की इनिशियल्स है A और P, हिंट दे दी मैंने। अब ये आप बताना। और राइट्स के कौन है, CMD वो है राहुल विट्ठल, ये राइट्स के हैं चेयरमैन। सेल के चेयरमैन मैंने कल भी बताए हैं और परसों भी बताए हैं, उनकी इनिशियल ये लिख दी है। कमेंट में आप बताइए इनका इनका नाम क्या है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एयरफोर्स ये कर रहे हैं पार्टिसिपेट इन द सिंगापुर एयर शो 2026 में। तो सिंगापुर में एयर शो हो रहा है एक, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स कर रही है पार्टिसिपेट विद द सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। टीम का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, सागर हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। ठीक है, और ये कौन सा हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, उसका हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, ध्रुव। ये एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, ALH।
और ये इंडिया में बना है, ध्रुव जो हेलीकॉप्टर इंडिया में ही बनाया गया है, इंडिजिनस डेवलप्ड है, डिजाइन भी यहाँ का है और बनाया भी यहाँ पे गया है। तो इसका एयर शो हो रहा है सिंगापुर में, ठीक है। तो ये बाइनियल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन है, जो कि होती है चांगी एग्जीबिशन सेंटर पे, ठीक है। और जो सारंग की जो टीम है, एरोबेटिक टीम, ये हुई थी एस्टेब्लिश 2005 में, जिसमें 5 हेलीकॉप्टर बनाए गए थे। इसमें 5 इसमें हेलीकॉप्टर है, ये ALH और 5 हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? किसी को पता हो तो बताओ, इसकी कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। तो सिंगापुर कैपिटल स्टेट की कंट्री की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी ही है, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, US डॉलर नहीं, सिंगापुरियन डॉलर। वो भी अराउंड 70 रुपीज के आसपास, आई थिंक सो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए इसके आगे, IRDAI, इसकी फुल फॉर्म बहुत बड़ा एग्जाम है पूछने की जाने के लिए कि IRDAI की फुल फॉर्म क्या है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि जैसे RBI पूरे बैंक्स को करता गवर्न है, IRDAI का काम क्या है? इंडिया में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनको सबको हेड गवर्न ये करेगा। तो इसने क्या काम किया है IRDAI ने? इसने RAC, री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी, ये फिर से बनाई है, ताकि अ, जो भी कमियां हैं इंश्योरेंस सेक्टर में उसको खत्म करने के लिए। और इस कमेटी का हेड कौन है? AV गिरिजा कुमार, जो कि फॉर्मर चेयरमैन एंड CMD हैं किसके? ओरिएंटल इंडिया, सॉरी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के। तो ये इसके बने हैं चेयरमैन ऑफ द री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी के। तो ये जो लाइन है इसमें से क्वेश्चन बन के आएगा कि कौन बना है हेड इस कमेटी का, और IRD के फुल फॉर्म क्या है, और ये आर्टिकल, सॉरी सेक्शन ये वाला, कि किस एक्ट के अंदर ये काम हो रहा है, किस एक्ट के अंदर ये परमिशन, ये कमेटी सेटअप की गई है। ये हुई अंडर सेक्शन 10(101)(b) ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंडर। और 3 साल इसका ये फंक्शन चलेगा, फंक्शन 3 साल के इसको कमेटी को बनाया गया है, टू री इंश्योर फ्रेमवर्क एंड एनहांस रेगुलेटरी ओवरसाइट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। वही जो कमियां इंश्योरेंस में उसको खत्म करने के लिए, उसको फिर से रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और IRDAI के चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन का नाम है अजय सेठ, अजय सेठ। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं IRDAI के? वो हैं हैदराबाद, तेलंगाना में, हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज आई वाली, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, इसमें टॉप पर किसने, कौन सी स्टेट टॉप पर है? हरियाणा। हरियाणा इसमें टॉप पे ही है, क्योंकि हरियाणा तो वैसे ही मशहूर है प्लेयर्स के एथलीट्स के लिए, प्लेयर के लिए। तो ये इसमें टॉप पर है। और ये गेम्स हुई कहाँ पर थी? लेह लद्दाख में, ठीक है। इन्होंने इसमें 4 जीते गोल्ड मेडल, हरियाणा ने। हरियाणा के बाद कौन सी स्टेट है? लद्दाख, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटका, ठीक है। तो जो 6th एडिशन हुआ है ये वाला खेलो इंडिया का, ये हुआ लेह में है, लेह लद्दाख में हुआ है। इसमें इंडियन आर्मी ने अपना टाइटल फिर से जीता है, किसमें? मेंस आइस हॉकी में। और इसमें किसको हराया है? चंडीगढ़ को, ठीक है, एट द नवांग दोरजे स्टोबन डैन स्टेडियम, NDS स्टेडियम का नाम इंपॉर्टेंट अभी, कि ये जो लेह लद्दाख में तो हुई है, लेकिन वहां भी कहाँ पर हुई है? इस स्टेडियम में। स्टेडियम का नाम इंपॉर्टेंट है, नवांग दोरजे स्टोबडैन स्टेडियम। तो इंडियन आर्मी ने किसको हराया था? चंडीगढ़ को। और वैसे इसमें कौन टॉप पे है स्टेट वाइज? हरियाणा। स्पोर्ट्स न्यूज ये थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ स्मॉल न्यूज है, छोटी छोटी, एक लाइन की न्यूज है वाली, सीधा पढ़ लेते हैं। रवि कोटा, ये अपॉइंट हुए हैं एज ए चेयरमैन एंड MD, किसके? ऑफ हेल। हेल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। तो रवि कोटा इनके हुए अपॉइंट, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेल के बेंगलुरु में। देन चेन्नई बेस्ड फिनटेक फर्म है। फिनटेक मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि फिनटेक में फिनटेक का मीनिंग क्या है? वो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्म पे शार्प, इसने RBI से लिया है अप्रूवल एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, PA फिजिकल लाइसेंस का लिया है इसका, इसको मिला लाइसेंस ये वाला, ठीक है। और पंजाब एंड सिंध बैंक,
ये अपना ब्रांच ओपन करने वाली है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। ठीक है, ये तो स्मॉल न्यूज़ थी। इनमें से बेसिस कोई क्वेश्चन में भी आ जाए करने के लिए, तो उसमें मैंने वो उसको भी कवर कर दिया होगा। नेक्स्ट देखिए जी, MAHSR, ये क्या है? मुंबई महाराष्ट्र अहमदाबाद गुजरात हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो कि हो कहाँ रहा है? पालघर महाराष्ट्र में। इसमें है क्या कि हमारे जो मिनिस्टर है रेलवेज के, अश्विनी वैष्णव, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भाई मेती ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे एक ना ये टनल बन रही है, जो कि सेकंड माउंटेन टनल है, इसको नाम दिया गया MT6 का। ठीक है, ये काम पूरा होने वाला है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि मुंबई से अहमदाबाद एक हाई स्पीड रेल चलेगी, जो कि काम को, जो कि टाइम को काफी कम कर देगी। इस इसकी जो लंबाई है ट्रेन, मतलब MT6 टनल की, वो है 454 मीटर, अप्रोक्सीमेटली आधा किलोमीटर की, 4.5 किलोमीटर की ये, सॉरी 451 मीटर की ये ट्रेन है। ठीक है, मीटर की ट्रेन, ये लंबी स्किल टनल लंबाई की, और 14.4 मीटर वाइड है, चौड़ी है, जिसमें कि हाई स्पीड रेल लाइन पिछड़ी वाली है, और ये चलेगी, और ये दोनों पॉइंट्स को मीट आउट करेगी। और ये देखा है, बना हुआ है कि इस तरफ जाओगे तो मैंने कहा अहमदाबाद पहुंचोगे, उधर जाओगे तो मुंबई पहुंचेगी ट्रेन ये वाली। ठीक है, और ये जो MT6 हो रही है, ये जो मतलब ये इसका जो टनल बन रही है, ये बन रही है भाई न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से। ठीक है, इसका टाइमलाइन क्या है, कब तक ये पूरा हो जाएगा? इनका आइडिया ये है कि ये खत्म जो है अराउंड हो जाएगा 2027 तक, और थाने तक आते आते ये ट्रेन 2028 तक ही चल पड़ेगी। ठीक है, महाराष्ट्र के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर आचार्य देवव्रत। कैपिटल है मुंबई। और यहाँ कौन सी फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? मलवन, WS, मलवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अनमेर डैम। और ये दो इसमें फेमस है, मलवान और अनेरे डैम। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवे ने 2 MOU साइन किए हैं न्यू दिल्ली में, टू एस्टैब्लिश भारत कॉरिडोर कंटेनर शिपिंग लाइन, ये लाने के लिए, एंड टू फाइनेंस द आउटर हार्बर प्रोजेक्ट एट VO चिदम्बरम चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी इन थूथुकुडी तमिलनाडु में। तो ये 2 MOU साइन किए हैं इस मिनिस्ट्री ने। ठीक है, अब इसमें किसने साइन किया है उनके नाम लिखे हुए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव मेंशन किया गया है, इसकी फंडिंग का साइज ये इंपॉर्टेंट है, कितने फंड का इसमें, फंडिंग में कितना पैसा उनको मिलेगा पोर्टो की एक्सपेंशन के लिए और काम करने के एक्सपेंशन के लिए, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो तमिलनाडु स्टेट में हो रहा है, ये मतलब इसका कहाँ पर हो रहा है, तमिलनाडु में भी, ये जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। फिर कौन से 2 MOU साइन किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और CMD कौन है इसके शिपिंग कॉर्पोरेशन के? वो हैं कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। हेडक्वार्टर्स के मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिया और किर्गिस्तान ने किया है अभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है खंजर 13। इसका नाम है खंजर 13, ये इसका ऑफिशियल लोगो है ये वाला। ठीक है, तो ये 14 डेज का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है खंजर 13 बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। ठीक है, ये हो कहाँ पर रहा है? इन मिसामारी इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में, टू एनहेंस द इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ बोथ नेशंस। ठीक है, तो उसमें दोनों देशों के जो स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं, आपस में मिलके एक स्पेशल काउंटर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि जब अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो दोनों मिलके कुछ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और जब बात है किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? वो है बिश्केक, BISHKE की, बिश्केक। इसकी करेंसी है सोम, सोम। ठीक है, तो खज्जर भी ये जो है शुरू हुआ था 2011 में शुरू हुआ था, तो उससे बाद हर साल ये काम हो रहा है करने के लिए। ठीक है, जो 12th एडिशन होगा, जो लास्ट में जो लास्ट हुआ था, ये इसका 13th एडिशन है। जो लास्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इन तोकमुक किर्गिस्तान में। तो लास्ट हुआ था किर्गिस्तान में, अब हो रहा है असम में। और असम के CM कौन है? CM ऑफ असम, ये बताइए। ये मैंने लास्ट बताया था वीडियो में, लिखा भी था। किसको बताओ बताओ। ठीक है, इनका ये लेकिन लोकेशन याद करना है कि कहाँ पे हो रही है। ठीक है, नाम के एक्सेस एक्सेस का क्या है, किस कंट्री के साथ कर रहे हैं, कहाँ पे हो रही है लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, NGEL, वो क्या है? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
जो कि सब्सिडरी किसकी है, एनटीपीसी लिमिटेड की, एंड असागो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इन्हें भी इसने एमओयू साइन किया है टू डेवलप एंड ऑपरेशनलाइज इंडिया फर्स्ट लार्ज स्केल ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो ग्रीन यूरिया ये बनाने के लिए एमओयू साइन किया गया है बिटवीन एनजीईएल जो कि है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असागो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बीच में। ठीक है, उसका इसका ऑफिशियल बोर्ड है। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पर है, पुदी मदाका जगह लिखा हुआ है। ये कहाँ पे है, एट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो कि है पुदी मदाका में, जो कि नहीं रहता विशाखापट्टनम के पास, आंध्र प्रदेश में। तो किस स्टेट में काम हो रहा है ये वाला, आंध्र प्रदेश में। स्पेशल जगह पूछे तो पुदी मदाका जो कि नहीं रहते विशाखापट्टनम के। इसमें काम क्या होगा, एनजीईएल विल सप्लाई ग्रीन अमोनिया और CO2 रिन्यूएबल एनर्जी पावर, ये सब देगा असाको इंडस्ट्रीज को। 1000 टन पर डे देगा टू प्रोड्यूस ग्रीन यूरिया ये बनाने के लिए। ठीक है, अगर यूरिया अच्छा होगा उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रदूषण है हवा में वो कम होगा, सफर जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ बनेगी। ठीक है, तो ये सब इसके लिए ये काम क्यों हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका देखिए 16th फाइनेंस कमीशन जो भी, ठीक है, होता है, इसने किया रिकमेंड किया कि 41% टैक्स डीवॉल्यूशन टू स्टेट्स। अब डीवॉल्यूशन का मतलब पहले होता क्या है, समझिए इस वर्ड का मीनिंग क्या है डिवोल्यूशन का। इसका मीनिंग क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी टू लोकल अथॉरिटी। मतलब कोई हाई लेवल पे बंदा बैठा हुआ है, अगर सिंपल मतलब बोले, अगर मुकेश अंबानी बोले कि भाई मेरा जो काम है आज से प्रांशु तू देख, तो एक हायर अथॉरिटी अपना पावर मुझे दे रही है, तो ये हो गया डिवोल्यूशन। तो सेम वही इसमें काम कर रहा है कि फाइनेंस कमीशन जो हमारा, ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिकमेंड किया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 2026 से लेकर 2031 तक के टाइम के बीच में जो भी टैक्स रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट का कलेक्ट होगा, उसका 41% जो हिस्सा होगा वो स्टेट को देना पड़ेगा, स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कि जो भी ये पैसा टैक्स रेवेन्यू के नाम पे कमाएंगे उसका 41% जाएगा स्टेट्स को। ये इसमें दिया गया है, इसके बारे में कहा गया है। ये होता है डेवोल्यूशन। और अभी बजट पेश हुआ था, तो बजट के बारे में डिटेल न्यूज अब आगे मिलेगी करने के लिए आपको, उसमें से एक बात ये थी। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी सबको, डेवोल्यूशन होता क्या है, वही लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये सब वही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विद भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है टू एक्सपैंड लाइफ इंश्योरेंस रीच। अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये अलग एंटिटी है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ये अलग एंटिटी है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अब क्या होगा, बैंक का एश्योरेंस। ये टर्म आते एग्जाम में कि बैंक का एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। ये होता है कि वो बैंक जहाँ पे इंश्योरेंस बेची जाती है, बोले कुछ ऐसे बैंक भी होते हैं जो कि इंश्योरेंस भी बेचते हैं, तो जहाँ पे इंश्योरेंस बिकेगी बैंक में उसका नाम होगा, उसे कहेंगे बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये पार्टनरशिप की है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ, अपने इंश्योरेंस को ज़्यादा बेचने के लिए, उसके कस्टमर को अपना कस्टमर बनाने के लिए। ठीक है, तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन है, इसके कौन है, PN वसुदेव। PN वसुदेव। भारतीय एक्सा के कौन है, पराग राजा। पराग राजा। ठीक है, इसमें ये था करने के लिए, इसके देखते हैं आगे। RBI कंपाउंडिंग ऑर्डर रिसीव्ड। ओके, RBI ने इम्पोज किया है कंपाउंडिंग फीस ऑफ 18.76 लाख ऑन 197 कम्युनिकेशन फॉर फैमा वायोलेशंस। फैमा क्या है, ये एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फैमा 1999। इसके जो रूल्स को इस 197 कंपनी कम्युनिकेशन कंपनी ने नहीं माना, इसका उल्लंघन किया है, तो इसलिए RBI ने लगाई इसके ऊपर कंपाउंडिंग फीस। कंपाउंडिंग फीस का मतलब अब देखो क्या होता है, ये समझो बात को। कंपाउंडिंग मतलब हो गया काइंड ऑफ पेनल्टी, या वो पूरे प्रॉपर पेनल्टी भी नहीं होती, मतलब दोनों में फर्क क्या था देखो, कि जैसे कोई कंपनी अगर RBI के जो भी नियम बनाए जाएंगे, जो भी रूल्स बनाती है RBI, अगर वो तोड़ती है, ठीक है, तो उसका दो रास्ते हैं RBI के पास, या तो RBI कोर्ट में केस करे इस कंपनी के ऊपर,
ठीक है, या फिर कंपनी फाइन लेकर मामले को वहीं खत्म कर दे। ठीक है, इसे कहते हैं सेटलमेंट या कंपाउंडिंग। कि पैसा या तो अगर कंपनी ने कोई उसका रूल नहीं माना तो कोर्ट में केस करे या फाइन लगा दे, और उसको सेटलमेंट का नाम देकर उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, अब कंपाउंडिंग और उसमें जो ये जो वर्ड है पेनल्टी में डिफरेंस क्या था वो समझो। जैसे हो गया कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर मेरे पास कोई बंदा कोई काम कर रहा है, उसने चोरी की है, तो वो मान ले उसने चोरी की है, मैं क्या करूंगा, उसको फाइन लगाऊंगा, छोड़ दूंगा। ये होगा कंपाउंडिंग। पेनल्टी का मतलब क्या होगा कि मैंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, उसको मैंने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, ये होता है पेनल्टी। तो कंपाउंडिंग और पेनल्टी में ये फर्क आता है। यहाँ कंपाउंडिंग में गलती कंपनी अपनी गलती मानती है कि और रिक्वेस्ट करती है कि मुझसे गलती हो गई है, तो मुझे सेटलमेंट का मौका दो, दोबारा नहीं होगा। ठीक है, पेनल्टी में क्या होगा कि आरबीआई खुद आके डिसाइड करेगा इसका करना क्या है, इसको काम पे रखे कि जिसको बाहर निकालें, इसका लाइसेंस रखें कि कर दे कैंसिल। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंडिंग। तो आरबीआई ने ये इतनी फीस कंपाउंडिंग की है फॉर्म 197 के ऊपर, इसमें ये पूरा लिखा जाएगा। आगे इसके पूरी डिटेल गिवन है कि उसने क्या काम किया है, वो किस कंट्री होगा, वो सब लिखा हुआ है। बट इसमें मेजर ये जो वर्ड कंपाउंडिंग है, इसमें ये बताने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट becomes the world's first retail company to reach 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर मार्केट वैल्यू। तो दुनिया की पहली कैसी कंपनी बन गई है जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो पहुंच गई है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और ये दुनिया की पहली फर्स्ट रिटेल कंपनी है। कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक पहुंची है, तो ये मार्क इंपॉर्टेंट है, ये जो अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन हो जाएगा, यही क्वेश्चन बनेगा करने के लिए। ये पूछेगा वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है, तो कंपनी यूएस की कंपनी है वाली। ये पूछेगा कंपनी कहाँ की है, कंपनी यूएस की है, अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, ये बंदा इसमें क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, देन है जी गोल्डमैन। गोल्डमैन साक्स साक्स गोल्डमैन साक्स बोले उसको। इसने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसे बढ़ा दिया है फ्रॉम 6.7 टू 6.9। और इसके हिसाब से जो इंडिया का ग्रोथ जीडीपी फोरकास्ट होगा 2026 का, वो होगा तकरीबन 6.9% के हिसाब से। हर साल जो डिफरेंट कह लो कि जैसे गोल्डमैन हो गया, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हर देश का निकालते हैं जीडीपी फोरकास्ट कि इनके हिसाब से कितना जीडीपी फोरकास्ट ग्रो देश करेगा। तो इंडिया का इस साल गोल्डमैन का दिया है 6.9% दिया इसने, कितना इतना फोरकास्ट है इंडिया इस साल इतना ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन ये बनेगा करने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि चाहो तो एक बार पढ़ लेना, तो इसमें साले की क्वेश्चन का चांस कम होता है क्योंकि सारा थ्योरी पार्ट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पूछेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, ओके, ये समझो क्वेश्चन अब। अ, थोड़ी हिस्ट्री समझो पहले तो। भूटान के राजा अभी कौन है? किंग जिग्मे खेसार नेमल नेमगिल वांगचुक। ये फिफ्थ किंग है वहां के। भूटान में जो चीज़ है राजा वाली, वो शुरू हुई थी 1907 में। ठीक है, तब कोई फर्स्ट राजा बने, उनके आगे बेटे आगे बेटे आगे बेटे चलते चले गए, तो अभी फिफ्थ पे पहुंचे हैं, फिफ्थ किंग है। इनके जो फादर थे, इस राजा के जो फादर थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है। ठीक है, उनकी चार वाइफ थी, उनकी चार वाइफ थी। तो राजा की वाइफ थी, उन्हें कहा गया क्वीन मदर्स, उनको टर्म दी गई क्वीन मदर्स। और उन चारों जो वाइफ थी, उनमें से एक वाइफ का नाम था आशी डोरी वांगमो वांगचुक, इनका नाम था। ठीक है, और जो वर्ड क्वीन मदर है, इसे भूटान में कहा जाता है ये वर्ड, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे अब समझ लो अपने, गैलियम। तो गैलियम ये टर्म की जाती है क्वीन मदर को। तो ये है फोटो, वो जो ये वो रानी है मतलब। ठीक है, आई थिंक सबसे बड़ी रानी थी ये इस राजा की। तो इन्हें अवार्ड मिला है, कौन सा, ये वाला, वो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड। तो ये थोड़ी स्टोरी है इनकी अवार्ड के पीछे की। तो ये क्वीन मदर का मतलब क्या है, वो है गैलियम आशी डोरजी वैंगो वैंगचुक, क्वीन मदर ऑफ भूटान।
भूटान की रानी है ये, ठीक है। वॉज ऑनर्ड विद फॉर एग्जाम्पलरी ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, इन्होंने बहुत ही एक इंसानियत वाली सर्विसेज दी हैं ह्यूमैनिटी को। इनके उस सपोर्ट के लिए ह्यूमैनिटी को इसको इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड इनको दिया कहाँ पर गया है? एट बोडोलैंड यूनिवर्सिटी इन कोकराझार असम में, ठीक है। और इस इवेंट पे कौन था प्रेजेंट? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि गवर्नर हैं असम के। गवर्नर का नाम तो आ गया। सीएम का नाम मैंने पहले पूछा था आपसे, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि उनका नाम क्या है। उन्हें क्या कौन सा अवार्ड मिला है इनको? उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड, ठीक है। अब इसमें प्राइस में क्या होगा? इनको 2 लाख का मैंने कहा कैश प्राइस मिलेगा इनको, ये तो वैसे रानी है, ठीक है जी। उसके अलावा इन्होंने क्या काम किया है? इनका अपनी फाउंडेशन है तारायाना फाउंडेशन। इसके अंडर इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट, बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्रिजर्वेशन ऑफ भूटान कल्चरल हेरिटेज, इसको बचाने के लिए बहुत काम किया है। तो इसके लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। ये इसके बाद अवार्ड के बैकग्राउंड गिवन है। ठीक है। तो ये नाम ही बस में इंपॉर्टेंट है भाई, आशी डोरजी वांगमो वेंगचुक। और हाँ, भूटान के बारे में मैंने लास्ट भी बताया था कि ये ओनली कंट्री है विद नेगेटिव कार्बन एमिशन। नेगेटिव कार्बन एमिशन का मतलब क्या है? कि जितना ये CO2 छोड़ते हैं, उससे ज़्यादा ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्योंकि इनके देश में 70% जो लैंड है वो पेड़ों से, पेड़ उस पे पेड़ ही बने हुए हैं, पेड़ बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा है। बहुत सुंदर जगह है भूटान घूमने के लिए। बहुत नेचुरल ब्यूटी आपको वहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, HMG stones secures ISO 9001 2015 एंड 5S गोल्ड ग्रेड सर्टिफिकेशंस। तो HMG स्टोन, अभी ये जो है क्या दोनों? ISO तो सुना होगा सब लोगों ने, ये भी सुना, आपने सुना, मुझे पता नहीं है। अब वही बात होती है कि जैसे कि फिल्मों को हम कैसे रेट करते हैं? IMDb पे। IMDb क्या है कि पिक्चर की जो बताते हैं, फिल्म की रेटिंग बताता है कि फिल्म अच्छी कितनी है, कितने लोगों ने देखी है, इसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, वो रेटिंग वहाँ पे आती है। अब ऐसे ही कंपनी की रेटिंग कौन करेगा? डिफरेंट जो बैठे हुए मार्केट में, तो उसमें से एक ये ISO है और ये 5S गोल्ड सर्टिफिकेशन। मतलब जिनके पास ये ISO मार्क का होगा और ये गोल्ड वाला सर्टिफिकेट होगा, मतलब वो अच्छी कंपनी में काउंट होंगी। तो HMG स्टोन ने दोनों ही सर्टिफिकेट ले लिए हैं। फर्स्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ये लिया है ISO सर्टिफिकेशन, और वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इनका कैसा वर्क प्लेस है, वहां पे काम करना कितना ईजी है, कितना उनका टॉक्सिक कल्चर तो नहीं है, कितना उन्हें डिसिप्लिन है, उसके लिए ये आ गया 5S गोल्ड ग्रेड सर्टिफिकेट। और ये फर्स्ट कंपनी ऐसी बनी है इंडिया में जिसको दोनों मिल गए हैं, ठीक है। HMG स्टोन्स को ये मिला है बाय TUV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और 5S गोल्ड मिला है बाय फ्रॉम जापान के एशिया बंकन कैकन एसोसिएशन फॉर ओवरसीज टेक्निकल स्कॉलरशिप के द्वारा, ठीक है। तो ही मिला इसमें। अब इसमें 5S का मतलब क्या है? सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो 5S का मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5S में S का मतलब क्या है, सभी S का मतलब क्या है? सेट, सॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। क्लियर सबको? ठीक है जी। बाकी अगर आप पढ़ लेना जो बाकी रहेगा, बट आई थिंक इसमें से क्वेश्चन ही बनने वाला है ज्यादा करने के लिए, किस कंपनी को कौन सी फर्स्ट कंपनी बनी जिससे दोनों मिले सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन भाई आता है एग्जाम बनेगा करने के लिए कि RBI ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ विनय मुरलीधर टाउन से। ये नाम इंपॉर्टेंट है, विनय मुरलीधर टाउन से एज अ MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक के नए बने हैं MD CEO विनय मुरलीधर टाउन से, अप्रूव्ड बाय RBI, ठीक है। और ये किसको करेंगे रिप्लेस? इनकी जगह ये, पहले इनकी जगह कौन था? प्रशांत कुमार, जिनकी टर्म जो है इस साल अप्रैल 26 में ओवर हो जाएगी, फिर ये उस कुर्सी को संभालेंगे, ठीक है। और ये इन्होंने ऑलरेडी MD और CEO हैं SBI फंड्स मैनेजमेंट के, ठीक है, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है SBI की। इसके अलावा ये ऑलरेडी MD पे काम कर चुके हैं एज रिटेल बैंक बिजनेस एंड ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। और येस बैंक जो था वो शुरू हुआ था 2003 में बाय राणा कपूर एंड अशोक कपूर द्वारा, ठीक है।
इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एसपेक के मुंबई महाराष्ट्र में। तो कौन अपॉइंट हुआ है, किसने अपॉइंट किया है, किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं, कौन सा बैंक है, पहले कौन था, और कब शुरू हुआ था ये यस बैंक, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जी, डीआरडीओ। डीआरडीओ को फुल फॉर्म बड़ी आती है एग्जाम में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक ये अभी सक्सेसफुल किया है, कंडक्शन किया है किसका, और फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट SFDR टेक्नोलॉजी का। कहाँ पे किया है? चंदीपुर उड़ीसा में। ये गिवन है ये FSDR मिसाइल का नाम है। भाई ये काइंड ऑफ मिसाइल है, ये एक लाइट वेट मिसाइल एक्चुअली ये वाली। इसमें ना जैसे बाकी जो मिसाइल होती हैं उसमें ये चीज़ होती है ऑक्सीडाइजर, इसमें वो नहीं डाला हुआ। उसके ना होने की वजह से ये एक लाइट वेट मिसाइल है, तो लाइट वेट होने की वजह से ये फास्ट भी जाएगी, ठीक है, और इसका जो थ्रस्ट है वो ज़्यादा लंबा चलेगा। ज़्यादा लंबा चलने की वजह से ये मिसाइल ज़्यादा दूर भी जाएगी और हल्की भी जाएगी, इसका असर ज़्यादा भी होगा। तो नई ये मिसाइल एक बनाई है, इसका टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? SFDR की फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, बनाई DRDO ने है। और DRDO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत, ये MD CEO हैं, इसके चेयरमैन है DRDO के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया जो है होस्ट करने वाला है अब 2027 का एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में। तो इंडिया को ही मिला है, होस्टिंग राइट्स मिले मिले हैं इस एशियन राइफल चैंपियनशिप के। और इसमें क्योंकि इन्होंने बिड जीती थी इसमें, NRIA में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि वही एशियन पिस्टल जो चैंपियनशिप है वो होगी इसमें 2027 में, लेकिन कहाँ होगी? एट डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंजेस न्यू दिल्ली में। तो यहीं पर इसकी वो शूटिंग इवेंट्स होगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू होस्ट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, जिसमें राइफल पिस्टल शॉटगन की शूटिंग भी होगी, न्यू दिल्ली में होगी 2027 में, ठीक है। इसमें कि 12 ओलंपिक कोटा प्लेसेस फॉर द लॉस एंजलिस 2028 गेम्स विल ऑल्सो भी, ये भी इसमें मिलेगा, ये भी इसमें लोग यहाँ पर करेंगे पार्टिसिपेट। बट इसमें फिलहाल क्वेश्चन भी यही बनता है करने के लिए, और कहाँ पे होगा वो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रैवल राइटर एंड पद्मश्री अवॉर्डी ह्यू गैंस गैंसर पास्ड अवे। अब ये अपॉर्चुनिटी की न्यूज़ है, मतलब कि जो लोग दुनिया से चले गए, तो उससे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ह्यूज कैंसर किस फील्ड से करते थे बिलोंग। ये एक ट्रैवल राइटर थे, पद्मश्री अवार्डी थे। इनकी प्रोफाइल क्या है? ही वॉज वेरी वेल ट्रैवल राइटिंग ब्रिंकिंग इंडियस डाइवर्स लैंडस्केप्स एंड कल्चर टू रीडर्स थ्रू बुक्स आर्टिकल्स एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज। तो ट्रैवलिंग करके जो भी देखते थे उसको एक बुक में लिखा, उसको पब्लिश किया, वो लोगों को पता पता लगा कि इस जगह पे ये फेमस है, इस जगह पे ये फेमस है। तो डिफरेंस ऑफ जो कल्चर था पूरे स्टेट्स का, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के बारे में फैलाया अपनी बुक्स के द्वारा, ठीक है। कि नॉर्थ इंडिया को पता लगा कि साउथ में क्या है, साउथ को पता लगा नॉर्थ में क्या है, और उनकी एक ही बुक्स से ऐसा कुछ पता समझाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ही प्रोड्यूस्ड 52 डॉक्यूमेंट्रीज फॉर दूरदर्शन, authored 30 books and contributed travel columns to serve leading English newspapers। बट मेजर क्वेश्चन ये बनेगा कि इनका मेन ये किस फील्ड से थे, तो ये ट्रैवल राइटर थे, ठीक है। और इनको जो अवार्ड मिला था पद्मश्री वो किस फील्ड में मिला था? फील्ड में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन इन 2025 में। 95 की इनकी डेथ हुई है मसूरी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अरुंधति रॉय, इन्हें मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 का फॉर अ नोवेल मदर मैरी कम्स टू मी। ये जो बुक का नाम है, नॉवल का नाम है, ये नॉवल का नाम इंपॉर्टेंट है। किसे मिला है अवार्ड? ये मिला इंपॉर्टेंट है। कौन सा अवार्ड मिला है ये इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ में से, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी फेमस है अरुंधति रॉय। इन्हें मिला है ये बुकर प्राइज, बड़ा ही ये फेमस प्राइज, बुकर प्राइज बड़ा ही फेमस प्राइज है, जो कि फॉर द फील्ड ऑफ लिटरेचर के लिए जो लोग लिखते हैं, जो राइटर हैं उनके फील्ड में, ठीक है।
इनकी फर्स्ट नॉवल थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए उनको मिला था प्राइज, ये मिला था बुकर प्राइज। इनको अभी अभी फिर से मिला अवार्ड, जिसमें कि 2 लाख रुपए का मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा इसमें, इस मातृभूमि अवार्ड में। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च डेडिकेटेड मीनोपॉज क्लिनिक्स। अब मीनोपॉज क्या होता है, आई थिंक आपको पता ही होगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो मीनोपॉज क्या होता है कि जब नेचुरली वुमेन में 12 मंथ्स तक पीरियड नहीं आते, ठीक है, और ओवरीज में एग प्रोड्यूस होना जब बंद हो जाते हैं, तो इसके बाद क्या होगा कि उनकी बॉडी में ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इसके बाद हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं उनकी बॉडी में, जैसे एकदम से पसीना आना शुरू हो जाना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाना, थकान बहुत फील होती है। तो जो कि बिल्कुल नॉर्मल, कहने को बिल्कुल नॉर्मल है, बट फिर भी वुमेन टू वुमेन उसका काफ़ी असर पड़ता है। तो उसके लिए कोई अब तक प्रॉपर था नहीं क्लिनिक कुछ भी। तो महाराष्ट्र एक ऐसा फर्स्ट बना स्टेट जिसके पास एक प्रॉपर मीनोपॉज क्लिनिक बनाया गया है, फर्स्ट टाइम इन द इंडिया में, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम, पहले मैंने बताया था, देवेंद्र फडणवीस, कैपिटल वो मुंबई है इसकी, ठीक है। तो इसमें काम हुआ है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, यूरोपियन यूनियन ने ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इसे एक अपनी टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है। मतलब हर देश अपना एक लिस्ट बनाता है कि इस देश से, इंडिया की लिस्ट में पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, बहुत देशों की लिस्ट में भी है, ठीक है। ऐसे यूरोपियन यूनियन की लिस्ट में, अब टेररिस्ट कंट्री की लिस्ट में ये आ गया है ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ग्रुप, गार्ड कॉर्प्स, IRGC, ठीक है। और जो यूरोपियन यूनियन है, ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें 27 मेंबर कंट्रीज हैं। सभी के नाम यहाँ पे लिखने पॉसिबल नहीं है, तो 27 मेंबर कंट्रीज हैं। और अगर बात है ईरान की, तो ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान, इसकी कैपिटल तेहरान। और इसकी करेंसी क्या है, रियाल, करेंसी है रियाल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है, उन्होंने ऑफिशियली किया नॉमिनेट किसको, केविन वॉर्श, ये है केविन वॉर्श, इन्हें किया है नॉमिनेट एज अ नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द फेडरल रिजर्व के लिए। इनसे पहले अभी कौन है, जेरोम पोवल, तो इनको रिप्लेस, इनको सक्सीड कह लो, ये करेंगे आके केविन वॉर्श। तो इन्हें किया गया नॉमिनेट एज अ नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द फेडरल रिजर्व के लिए। ऑफन इसको फेडरल रिजर्व का ऑफन इसको और के नाम दे क्या कहा जाता है, द फेड, जो कि सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कि बना था 1913 में, टू प्रोवाइड सेफर, मोर फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम चलाने के लिए यूएस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, MHM, ताकि और ये कहा गया कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बताया जाना चाहिए, मतलब उनको पढ़ाना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये राइट, और ये कहा गया कि इसको फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने के लिए आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में जो बात की गई है, वो किस आर्टिकल के अंडर की गई है, आर्टिकल 21 अंडर ये बात की गई है। तो इसे एक ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और यूटीज को, टू इंश्योर दैट एवरी स्कूल, वेदर गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, चाहे अर्बन है चाहे रूरल एरिया में है, वो जेंडर अलग अलग, मतलब कि मेल फीमेल का टॉयलेट अलग अलग बनाएगा, वो तो चलो होता ही है। उसके अलावा दी स्कूल्स मस्ट टेक ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स, मतलब जो नैपकिन यूज करने के बाद जल्दी हो जाता है बायोडिग्रेड, खत्म हो जाता है अपने आप। जैसे प्लास्टिक होता है वो तो खत्म नहीं होता, तो ऐसे नैपकिन यूज करने चाहिए जो कि जल्दी खत्म हो जाए, उससे अब उसमें हमारे पर्यावरण को नुकसान कोई ना हो, है। और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बच्चों को ये चीज़ें, मतलब गर्ल्स को ये चीज़ें मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो CCI ने, CCI क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CCI, इसका एब्रिविएशन जो बनता है। इसे डिफरेंट कंपनीज को, कौन सी कंपनीज करेंगे एक्वायर, उसके बारे में बताया गया है कि जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को कौन करेगा एक्वायर, बाय दिस कंपनी। ऐसे ही अम्बिट वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड को कौन करेगा एक्वायर, बाय
देव इंटरनेशनल होल्डिंग के द्वारा, ऐसे ही हल्दीराम स्नैक्स फूड लिमिटेड को बाय एल कैटरन इंडिया फंड के द्वारा। तो ये करेंगे एक्वायर। अच्छा, एक होता है टर्म एक्वायर, एक होता है एक्विजिशन, एक होता है सॉरी एक्विजिशन, एक होता है मर्जर। मर्जर और एक्विजिशन में क्या होता है फर्क, वो समझो। मर्जर का मतलब क्या हो गया कि जब दो सेम साइज की कंपनीज आपस में मिलके इकट्ठे हो जाती हैं, तो उसमें क्या इसको कहेंगे ए प्लस बी मिलके कह लो कि सी बन गई, कि दो कंपनीज मिली और उन्हें मिलके एक नई कंपनी रेडी कर दी, वो हो गया मर्जर। एक्विजिशन में क्या होगा कि एक वीक कंपनी को स्ट्रॉन्ग कंपनी टेक ओवर कर लेगी, वो होता है एक्विजिशन। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर ए प्लस बी मिलेंगे तो वो स्ट्रॉन्गर, अगर ए है तो वो ए ही बन जाएगा, तो बी ए के अंडर ही चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या दो दो स्ट्रॉन्ग कंपनी सेम लेवल की मिलेगी, यहाँ पर एक्विजिशन में क्या होगा एक वीक एक स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो ये दो टर्म आती है जब तो कोई ऐसा काम होगा, तो टर्म आती है एक्विजिशन की। तो यहाँ सब एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है। तो किसने किसको एक्वायर किया आपको उस पर वो याद करना पड़ेगा। तो प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी पीपीए, इसे मिला है फर्स्ट प्राइज किस फील्ड में, किस कैटेगरी में, एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025। नाम से क्लियर है, स्वच्छता, कि जहाँ पे सफाई साफ सफाई बहुत अच्छे से की गई है, ठीक है, बड़ी क्लीननेस है, सस्टेनेबिलिटी है, तो वहाँ पे मिलेगा ये अवार्ड। ये इसको दिया किसने ये अवार्ड, ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। मतलब तो पोर्ट मतलब पोर्ट क्या होगा जहाँ पे जहाज वगैरह आते हैं, ठीक है ना, समुद्र का काम समुद्रों के पास जो होता है, तो वहां पर ये अवार्ड दिया जाता है इस मिनिस्टर के द्वारा, उनके साफ सफाई को देखते हुए, ताकि पोर्ट्स वगैरह पे भी अच्छा साफ सफाई रहेगी। तो फॉरेन से शिप आती हैं, तो वो भी सब जो साफ सफाई देखेंगे तो वो भी उनका भी आने का मन करेगा, उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज को देखते हुए ये अवार्ड दिए जाते हैं एवरी ईयर। इस साल जीता किसने है, प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, 2 दिन के, मतलब आज के नहीं, कल और आज के थे करंट अफेयर्स। आई होप सबको वीडियो ये लंबी तो लगी होगी ही, ऑब्वियस सी बात है, पर क्लियर हो गई होगी। थोड़ा आराम से नोट कर देख लेना चीज़ों को, ठीक है, नोट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।